दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस। मैं संकेत कुमार आज डिस्कस करने जा रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होने वाले जो चार्ज होते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये टाइम अगर 1 है तो इस टाइम को हम लोग बोलेंगे यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है उस चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे t = 1 रख रहे हैं तो I बराबर क्या बन गया? Q बन गया। तो इस Q को हम करंट कब बोलेंगे? जब टाइम हो 1, अर्थात यूनिट टाइम में फ्लो करने वाला जो चार्ज होता है ना, उसी चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं। तो ये करंट का एक और डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, कि यूनिट टाइम में फ्लो करने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को करंट बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, उसको कैपिटल ए से लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ये कौन सा होता है? स्केलर होता है। देखिए, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसी वजह से ये स्केलर है। नहीं तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसी वजह से ये स्केलर है। ठीक है। अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो conventionally the direction of flow of positive charge gives the direction of current and it is called conventional current and it is from higher potential to lower potential। देखिए, करंट का जो डायरेक्शन होता है ना, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है वही करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। ये कन्वेंशन है, परंपरा है, एक तरह से आप समझिए। कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा। तो कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो अगर हम कंडक्टर के दो एंड्स के बीच अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, अर्थात हम सेल लगाते हैं, तो जो टर्मिनल पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, जो टर्मिनल नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव जो चार्ज है ना कंडक्टर के अंदर, वो क्या होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को रिमूव करेगा। चूँकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर को रिमूव करेगा, और ठीक इसका अपोजिट जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करना शुरू कर देगा। तो जो पॉजिटिव करंट की जो डायरेक्शन होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट की डायरेक्शन, उसी को हम लोग मानते हैं करंट की डायरेक्शन है। उस करंट को बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट बनी, उसकी जो डायरेक्शन है ना, वो पॉजिटिव जो चार्ज है उसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये चूँकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही करंट बना, इसीलिए इस करंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है। अब देखिए, एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? एवरेज करंट का मतलब होता है कि किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज या ट्रांसफर ऑफ चार्ज को हम लोग एवरेज करंट कहते हैं। द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड एवरेज करंट। यानी अगर मान लेते हैं कोई टाइम इंटरवल गिवन हो, उस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज ट्रांसफ़र होता है, उसी को हम बोलते हैं एवरेज करंट। यानी एक दिए गए इंटरवल ऑफ टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है, उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं एवरेज टाइम, है ना। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस किसको बोलते हैं? तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर टाइम पे, किसी इंस्टेंट टाइम पे, है ना, जो चार्ज की जो फ्लो होगी ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिए हम? डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लिए। हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इसलिए लिए हैं कि ये एक छोटा समय है, कभी भी टाइम इंटरवल 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिए हैं। यानी वह समय जो 0 की तरफ अप्रोच करता है, जो काफ़ी छोटा समय है, उस चीज़ को लिखने का तरीका मैथमेटिक्स में ऐसा ही होता है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये डेल क्यू अपॉन डेल टी लिखे हैं, और टाइम क्या है? बहुत छोटा है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है। तो इस छोटे से समय में जो चार्ज फ्लो करेगा
उसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। अब इस पूरे को जो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ना, ये इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये है ना, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। रेट ऑफ, यहाँ पे टाइम है ना, टाइम के साथ इसमें वेरिएशन दिख रहा है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ये भी एक डिफिनेशन बन गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम बोलते हैं ना तो वो इंस्टेंटेनियस होता है वो। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, देखिए A conductor is the sea of free electrons in which free electrons moves randomly in all direction in the absence of external electric field। देखिए कोई कंडक्टर होता है ना, उस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट लगभग शून्य होता है, जीरो होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो पूरे कंडक्टर में रेंडमली मूव करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं वो। लेकिन ये कब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंट में। ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस पर अप्लाई नहीं करते हैं, तभी ये ऐसा होता है। तो देखिए ये कंडक्टर के अंदर थर्मल टेम्परेचर के वजह से ये मूव करता है इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है ना, बहुत हाई स्पीड होता है, लगभग 10 के पावर 5 से लेकर 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है रेंडमली। और ये इस प्रकार मूव करता है कि किसी यूनिट एरिया से, ये हो गया यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, तो किसी यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या पास कर रहा है, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है जीरो हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखे हैं, ड्यू टू दिस रैंडम मोशन द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो। अब ये क्या होता है कि टोटल इस एरिया क्रॉस सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाता है। जैसे मान लेते कि हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा, जीरो। तो ये यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन को ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस प्रकार आर पार करता है ना, कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। जब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चूँकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। अब बताइए कि जब वेलोसिटी ही जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो हो जाएगा, है ना, चार्ज का फ्लो ही वहाँ पे जीरो हो गया, तो वहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। अब देखिए इन द एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कब पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंट में। अब यहाँ पे देखिए, but when we apply electric field at the end of conductor, then free electron accelerated in the opposite direction of electric field for a small time, because the accelerated electron collides with cation and lost its extra velocity. Ultimately all the free electrons being to move against the electric field at a constant average velocity, and this velocity is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको समझिए, जब हम कंडक्टर पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली मूव कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो चार्ज पे फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से चार्ज क्या होंगे, एक्सलेट होंगे। अब ये जब एक्सलेट होते हैं ना, तो ये नज़दीक वाले जो आयंस हैं, जो कैटायंस हैं, उनसे क्या करते हैं, वो टकरा जाते हैं। तो वो टक्कर में क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं। और ये जो लॉस एनर्जी होता है ना, वो हीट में प्रकट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन अपना एक्स्ट्रा जो वेलोसिटी गेन किया था, वो वेलोसिटी वो खो देता है, लॉस कर देता है। ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो कांस्टेंट मूव करते हुए, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करते हैं। और इस जो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करते हैं ना, उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे बोल दिए दिखाई देने वाला वर्ड।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ओवरऑल कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट एवरेज स्पीड से मूव करते हैं। उस कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ओम्स लॉ, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, किसी कंडक्टर में फ्लोइंग जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर पे अप्लाई किए हुए है पोटेंशियल डिफरेंस के। अर्थात किसी कंडक्टर पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ना, तो इसके वजह से क्या होता है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। तो ये जो करंट होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर पे अप्लाई किया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, आई के। इसका मतलब है कि हम जैसे जैसे आई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे भी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आई बढ़ेगा। यही ओम्स लॉ है। अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या दिए, एक कांस्टेंट दिए, तो ये क्या हो गया, v = आई आर हो गया। यही ओम्स लॉ है। अब देखिए जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, v के अलग अलग वैल्यू पर करंट का जब हम मान रखेंगे और ग्राफ बनाएंगे ना, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि v और i का जो रेशियो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। ये यहाँ पे i होना चाहिए, सॉरी। कांस्टेंट होगा, v और i का रेशियो कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे भी हो गया अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, आई हो गया फ्लोइंग करंट, और आर हो गया रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस। यानी कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है ना, कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है अपने से फ्लो होने वाले चार्ज को रेसिस्ट करने की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। और इसको मापते किस में है, तो इसको मापते हैं हम लोग ओम में, है ना। अब देखिए फैक्टर इफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला, लेंथ ऑफ कंडक्टर। द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अगर किसी कंडक्टर के लेंथ को अगर हम बढ़ा दें तो उसका रेसिस्टेंस ही बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा होता है एरिया क्रॉस सेक्शन। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। इसका मतलब है कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, है ना। ओके, अब देखिए दोनों इक्वेशन को क्या किए, इसको और इस इक्वेशन को क्या किए, मर्ज कर दिए, कंबाइन कर दिए। तो ये हो गया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A के। अब यहाँ से हम क्या किए, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट दे दिए रो। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, रो L/A, जहाँ पे रो को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेसिस्टिविटी, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। वही लिखा हुआ है विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मोर रेसिस्टिविटी मोर रेसिस्टेंस, अगर किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं कोई मेटल है, उस मेटल का यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। तो वही लिखा हुआ है जनरली रेसिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे किसी मेटल का, कंडक्टर का, तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेसिस्टिविटी इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। रेसिस्टिविटी जो होता है ना, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, है ना, जो यह बताता है कि कितना ज़्यादा वो अपोज कर रहा है अपने से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज का, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो उसका अपोज भी करता
तो कितना वो अपोज कर रहा है, इसका जो मेजरमेंट होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, है ना। ओके, तो रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से लिखते हैं, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L। इसी इक्वेशन से हम निकाले हैं, यहाँ से निकाल दिए रो का वैल्यू, है ना, यहाँ से हम रो का वैल्यू यहाँ से निकाल के दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए रो की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, है ना। कॉपर के लिए रो का वैल्यू अलग होगा, आयरन के लिए रो का वैल्यू अलग होगा। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल के लिए रो की वैल्यू अलग अलग होगी। दूसरा किसी पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद देखिए कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाई जी। जो रेसिस्टेंस होता है ना, उसका जो अपोजिट होता है, यानी उसका जो इन्वर्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। वो होता है 1/R। ऐसा यूनिट होता है महो, या इसी को बोलते हैं साइमन। उसके बाद कंडक्टिविटी, द इन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी जो रेसिस्टिविटी होता है रो, उसका जो इन्वर्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो इसको हम लिखते हैं हम लोग सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। इसका ऐसा यूनिट होता है महो पर मीटर या साइमन पर मीटर होता है। ठीक है, चलिए इतने तक रन देते हैं। थैंक यू।